हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और मजे में होंगे। बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, प्रोफेशनल एथिक्स। और आज उसी में हम लोग और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, जो आपको बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने के लिए। क्या आप लोग सब तैयार हो? यस। कितने क्लॉज हो गए आपने? 12 क्लॉज में से क्लॉज 1 हो गया, क्लॉज 2 हो गया और क्लॉज 12 हो गया। अभी आज हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्लॉजेज हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, वी आर नाउ डिस्कसिंग अबाउट क्लॉज 3। ध्यान से सुनना क्या कहता है। हम लोग जो बात कर रहे थे क्लॉज 3 में, पहले क्लॉज 2 की बात करते हैं। चलो, क्लॉज 2 में क्या बोला था कि आप पेमेंट नहीं कर सकते, फीस शेयर नहीं कर सकते, ब्रोकरेज नहीं दे सकते। ऐसा कुछ याद है क्या आप लोगों को? बिल्कुल याद है सर। तो अब जो हम लोग जो बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस will be guilty of professional misconduct if he accepts और agrees to accept, मतलब accept करता है या agree भी करता है। जैसे अपन ने पहले भी बोला था allows और pays, वैसे यहाँ पे accepts और agrees to accept। अब ये सेकंड जो है ये क्या है? थर्ड। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट है ये। समझा गया आपको? सो ये क्या कहता है यहाँ पे कि इट एक्सेप्ट्स और अग्रीज टू एक्सेप्ट any part of the profits of the professional work of a person who is not a member of the institute। बराबर के नहीं? इसको क्या बोलेंगे अपन? आप जो है, जैसे आप किसी से क्या बोलते हैं उसको, किसी को आप दे नहीं सकते तो किसी की आप ले भी नहीं सकते, ऐसा नहीं बोलेंगे अपन। किसी को आप प्रोफेशनल फीस नहीं दे सकते हो तो वैसे आप किसी से आप ले भी नहीं सकते हो, ऐसी बात हो रही है। ठीक है ना? सो एनी पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ प्रोफेशनल वर्क ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, ना दे सकते हो ना ले सकते हो। ठीक है ना? बट ये वापस से ये क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट नथिंग हियर इन कंटेंट शैल बी कंस्ट्रूड एज प्रोहिबिटिंग। बराबर, मतलब ये जो बातें हम लोग जो बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ये अलाउड है। ये किसे अलाउड है? फ्रॉम अ मेंबर एंटरिंग फ्रॉम प्रॉफिट शेयरिंग और अदर सिमिलर अरेंजमेंट इंक्लूडिंग रिसीविंग एनी कमीशन और ब्रोकरेज इन फीस with whom, with a member of such professional body or other person having such qualification or other person having such qualification as is referred to in the item 2 of this particular part। कुछ पल्ले पड़ा क्या आपको? कुछ पल्ले पड़ा क्या? चलिए बातचीत करते हैं। सो इसको भी वापस से हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं, देखते हैं इसके बारे में क्या बातचीत होती है। एक सेकेंड ना बच्चों, मैं स्ट्रीमिंग ऑफ करके वापस से इसको ऑन कर रहा हूं। जो इसका मेरा स्क्रीन है वो फ्रीज हो चुका है। वेट। हाँ, चलो। सो आइए जरा अभी बातचीत करते हैं। अभी ओके है? तो चलिए जरा बात करते हैं। अभी जो है बच्चे, हम लोग बात कर रहे हैं बच्चा क्लॉज 3 के बारे में। क्लॉज 3 के बारे में हमने क्या बोला? जैसे आप क्लॉज 2 में
एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वैसे ही हमने क्या बोला कि आप क्या नहीं कर सकते हो, आप पे नहीं कर सकते। सो ध्यान से सुनना क्या बात हो रही है, थोड़ा एग्जाम्पल और वही स्टोरीज के बारे में अपन बातचीत करते हैं। सो यही अपने वो कल के जो सीए साहब थे, चिल कर रहे थे एकदम ऑफिस में, बढ़िया से एकदम मजे चालू थे ऑफिस में। ये जो है सर्टिफिकेट, मेंबरशिप सर्टिफिकेट ऑफिस, ठीक है, एकदम बढ़िया काम चालू है। सो ये जो है अपने सीए साहब है। अभी इधर क्या हुआ, जरा स्टोरी ध्यान से सुनना। ये अपने सीए साहब का ऑफिस है। अब इधर क्या हुआ, यहां पे इनके पास दो लोग आए। पहला जो व्यक्ति आया, ये कौन था, एक पहला व्यक्ति आया और बोला कि सर आई एम एन इंश्योरेंस एजेंट, ठीक है ना। ये सर को बोलता है, जो सीए है इनको बोलता है कि सर जी सुनिए ना, आपके पास तो न जाने कितने सारे क्लाइंट आते होंगे, है ना, कितने सारे क्लाइंट आपके पास आते होंगे, उसका तो कोई मतलब हिसाब ही नहीं है भाई, मतलब सर आप बहुत बड़ी प्रैक्टिस है सर आपकी, ठीक है ना। सो आप बहुत बड़े सीए हो यार। मैंने कहा हाँ बहुत बड़े सीए। तो उसने ऑफर क्या रखा कि सर आपके पास जो क्लाइंट आएगा ना, ये ध्यान से सुनना, ये आपके पास जो क्लाइंट आएगा ना सर, तो आप उन्हें बोलो कि आप है ना इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर के, हाँ एकदम ऐसा इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिएगा सर। तो और आप मेरा नंबर दीजिएगा, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, वो मुझे कॉल करेंगे, आपकी तो बात को टालेंगे नहीं सर, तो वो मुझे कॉल करेंगे और फिर उसके बाद मैं उन्हें इंश्योरेंस पॉलिसी बेचूंगा, तो मैं बहुत पैसे कमा सकता हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैं क्यों ये फालतू काम करूँ भाई, मुझे ऐसा काम नहीं करना है, मैं क्यों मेरे क्लाइंट्स को ऐसे गुमराह करूँ। मैं बोला अरे सर बस क्या, आप जो है ना, ये जो काम आप जो कर रहे हो ना सर, इसके लिए हम आपके पैसे देंगे। अरे क्या बात है, फिर ये मजा आया ना भाई, गिव मी मनी, यस, बराबर। तो ऐसे केस में क्या हो गया, ठीक है, ऐसे केस में क्या हो गया अभी, कि अपन ने बोला ठीक है, सो ये मैंने जब रेफरेंस दूंगा मैं, तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे ये पैसा देगा, ये मुझे क्या देगा, ये पैसे देंगे मुझे, कितना भारी ना। तो ये मुझे रेफरल का पैसा देंगे। फिर दूसरा और एक व्यक्ति आता है मेरे पास, ये क्या आ गया भाई बीच में, हाँ। सो अभी क्या हुआ कि ये जो है, ये इंश्योरेंस एजेंट जो है ना, ये ऐसा उसको ऑफर दिया, ये और एक व्यक्ति आया उसके पास, ये जो है ये उसके पास और एक व्यक्ति आया, ये कौन है, ये बैंकर आया उसके पास। बैंकर बोला सर आप भी हमें क्लाइंट्स रेफर करो, इनको बोलो सीसीओडी वगैरह ले हमारे पास, तो हम आपको रेफरेंस देंगे। तो सीए ने क्या बोला, ऐसा रेफरेंस देने का ऐसे, ठीक है, आप भी मुझे पैसे दोगे, वो बोलता है हाँ हम भी आपको पैसे देंगे।
तो बच्चे बताओ मुझे कि क्या क्लॉज 3 के अंतर्गत क्या बच्चों हम यहाँ पे ऐसे पैसे ले सकते हैं क्या? क्या हम लोग यहां से पैसे से ले सकते हैं क्या? सो यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या कहता है कि अगर ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे पैसे लेगा, बराबर, सो इफ ही अग्रीज और even accepts to agree, बराबर, पेमेंट, बराबर, फ्रॉम अ पर्सन अदर देन मेंबर एक्सेप्ट, ये लिस्ट हम लोग देखेंगे, क्या बोलेंगे, इज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। इज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। समझ में आया आपको कि ऐसे काम हम लोग कर नहीं सकते। जो इंश्योरेंस एजेंट्स है उनका डेडिकेटेड काम है, वो उन्हीं का काम है, वही कर सकते हैं। बैंकर बैंकर का काम करेगा। तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि हम जो है कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते। क्लियर है? क्लियर है एकदम बच्चों? सो ऐसा काम हम लोग नहीं कर सकते। सो अभी उसके साथ साथ उन्होंने क्या बोला है यहां पे कि अग्रीज और एक्सेप्ट टू अग्री पेमेंट, बराबर। तो ये जो है ऐसा वो काम नहीं कर सकते। ओके, सो अभी इधर हम लोग बात करेंगे अबाउट कि एक्सेप्ट मतलब यहां पे किसके साथ अलाउड है, बराबर है। सो मतलब एक तो मेंबर जो है वो तो अलाउड ही है। तो अलाउड किसे किसे है? अलाउड है नंबर 1 टू द मेंबर ऑफ आईसीए, क्योंकि इनसे अपन पैसे ले रहे थे तो इनको अपन दे भी सकते हैं, इनको अपन दे रहे हैं तो इनसे अपन ले भी सकते हैं। तो मेंबर ऑफ आईसीआई अलाउड है यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या बोलता है और किससे अलाउड है? तो वो बोलता है कि द पर्सन्स हु आर कवर्ड, पर्सन्स विथ क्वालिफिकेशंस, ठीक है, पर्सन्स विथ क्वालिफिकेशंस, या अपन क्या बोल रहे हैं, विथ एसोसिएशन विथ प्रोफेशनल बॉडी, एसोसिएशन विथ प्रोफेशनल बॉडी। तो इनके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, पैसा शेयर कर सकते हैं। तो इनसे अपन क्या कर सकते हैं, पैसा ले भी सकते हैं। सो हमने ऊपर क्या देखा था, वो अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन वाले कौन थे, 53A3 में थे वो, रेगुलेशन 53A3 में थे, और प्रोफेशनल बॉडी में था 53A1 के अंदर। तो इनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, पैसा ले भी सकते हैं और इनसे पैसा हम लोग दे भी सकते हैं। ऐसा इन लोगों के साथ अलाउड नहीं है। अगर किया तो आप गिल्टी हो जाओगे। क्लियर है एकदम? चलिए इसको नोट कीजिए।
हो जाए तब बताना, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया यहाँ पे? किसकी बात करी हमने? चलो, सो एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। ही अग्रीज और एक्सेप्ट्स टू अग्री, agrees to accept any part of profits of professional work of a person who is not a member of the institute। member of institute है तो चलेगा, not being a member of the institute तो allowed नहीं है। किनके साथ allowed है कि it is nothing will be prohibiting, कि अगर वो similar arrangement with the members of professional body or persons having such qualifications as referred to in item 2 of this part। तो ये item 2 of this part मतलब कौन सा पार्ट है ये? तो शेड्यूल 1 पार्ट है 1 क्लॉज नंबर 2 में, ठीक है ना। आइटम 2 मतलब क्लॉज 2। ओके, सो इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है एक बार गो थ्रू करेंगे। जस्ट एज अ मेंबर कैन नॉट शेयर हिज फीस विद अ नॉट मेंबर, ही इज ऑल्सो नॉट प्रोहिबिटेड टू रिसीव and share the fees of others except from sharing members such as professional bodies। Such restriction is necessary so that chartered accountant is often required to engage or recommend for the engagement of the client's services, so other professions cannot share the fees received by other persons who are otherwise not permitted by the council। अभी इसमें कैसे होता है ना कि एक सीए दूसरे सीए को काम देता है, कोई दो लोग होते हैं जो लॉयर्स और क्या बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिलके काम करते हैं, तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, चल जाता है। सो आपको एग्जाम में केस स्टडी क्या आएगा यहाँ पे, कि यहाँ पे केस स्टडी आएगा, वो बोलेंगे आपको कि भाई मिस्टर ए इज व्हाट a chartered accountant and Mr. B is what the company secretary। तो इन्होंने क्या किया, मिस्टर ए ने और मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर बी मतलब मिस्टर बी रेफर्ड मिस्टर ए फॉर ऑडिट्स, बराबर के नहीं, एंड ऐसे केस में रेफर्ड मिस्टर ए फॉर ऑडिट ऑफ लेटस से XYZ लिमिटेड, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, मिस्टर ए को क्लाइंट मिला, सो फॉर दिस अरेंजमेंट फॉर रेफरल ही पेड व्हाट, पेड कमीशन टू व्हाट, मिस्टर बी। तो बताइए क्या ऐसे केस में मिस्टर बी ने जो मिस्टर ए को जो रेफरल दिया और मिस्टर ए ने जो इस काम के लिए कमीशन दिया मिस्टर बी को, तो क्या ये ऐसा चलेगा या नहीं चलेगा, क्या वो गिल्टी होगा या नहीं होगा, ये बता दीजिएगा। चलो, विल ही बी गिल्टी और विल ही बी नॉट? नॉट गिल्टी। क्यों? क्योंकि इनके साथ अलाउड है। और ये आपने ऑफिस में आपने देखा होगा कि सर ऐसा तो मामला चलते ही रहता ही है, या हम लोग डेली बेसिस पे इसको अपन देखते ही है ना। ओके, referral fees amongst members, it is not prohibited for a member in practice to charge referral fees, being the fees obtained by the member in practice from another member in practice in relation to referring a client to him। सो ये वाला भी एक पॉइंट है, रेफरल फीस एक सीए दूसरे सीए को
मेंबर्स रेफर, क्लाइंट रेफर कर सकता है और उसके लिए भी पैसे ले सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गुड गुड। शैल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर? मजा आ गया एकदम। क्लॉज नंबर 3। सो क्लॉज नंबर 1 में प्रैक्टिस, क्लॉज नंबर 2 में पैसा देना नहीं है, यहां पे लेना नहीं है। ऐसा एक पे और एक एक्सेप्ट की बात हो रही है। ठीक है जी, यस सर। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अब बात करते हैं क्लॉज नंबर 4 की। क्लॉज नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, आइए जरा बातें करते हैं इसके बारे में। छोटू सा क्लॉज है, एकदम प्यारा सा नन्ना मुन्ना। आप लोगों ने हमेशा एक बात सुनी होगी ना कि कुछ 4 लोग बोलेंगे, 4 लोग क्या करेंगे, 4 लोगों के साथ काम करेगा, 4 लोगों के साथ उठेगा बैठेगा, वो 4 लोग, वो 4 लोग, वो 4 लोग। क्या आपने से सुना है क्या बच्चों 4 लोग के बारे में? तो 4 लोग कौन होते हैं? तो ये इधर इंस्टीट्यूट भी बोलता है, ये 4 लोग तुमको ये क्लॉज 4 में मिलेंगे। सो ध्यान में रखना, क्लॉज 4 में बात होती है किसके बारे में? पार्टनरशिप के बारे में। क्लॉज 4 में किसकी बात होती है? पार्टनरशिप के बारे में। सो शेड्यूल 1 क्लॉज 4, शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज 4, वो कहता है a chartered accountant is deemed guilty of professional misconduct if he enters into partnership in or outside India with any person other than chartered accountant in practice, or such other person who is a member of any other professional body having such qualifications as may be prescribed, including a resident who but for his residence abroad would be entitled to be registered as a member under clause 4 of subsection 1 of section 4, clause 5 of subsection 1 of section 4, or whose qualifications are recognized by central government or council for the purpose of permitting such partnerships. So चलिए इसके बारे में जरा विस्तार में डिस्कस करते हैं। देखिए यहां पे जो है ना, he will be guilty of professional misconduct if he enters into partnership in or outside India with any person. बट यहां से आपको ये पढ़ना है अदर देन, मतलब यहां से जितना भी ये लिस्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है कि इनके साथ अलाउड है, इसके अलावा जो भी है इनके साथ अलाउड नहीं होगा। आएगा ध्यान में? चलिए सर जरा इसको भी हम लोग डिकोड कर लेते हैं। बात करते हैं क्लॉज 4 के बारे में। क्लॉज 4 बात करता है कि किसके साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हो, किसके साथ नहीं कर सकते। सो बेटा वी आर डीलिंग विथ पार्टनरशिप। सिंपल मैं आपके लिए लाइफ आपकी इजी कर देता हूं, यहां पे लिख देता हूं कि पार्टनरशिप मालिक किसके किसके साथ अलाउड है, किन किन के साथ आप ये पार्टनरशिप कर सकते हैं। क्या है ये समझ में आ जाए तो इजी हो जाएगा ना काम एकदम, है ना? यस सर। तो किन लोगों के साथ बच्चों पार्टनरशिप अलाउड है? आप साथ में क्लॉज पढ़ते रहना बच्चों, कीप ऑन रीडिंग द क्लॉज। सो नंबर 1 क्या बोलता है, आप किसके साथ कर सकते हो? तो नंबर 1, यू कैन एंटर इनटू पार्टनरशिप विथ, ये ध्यान में रखना, ये जब भी तू सीए बन जाएगा ना तो तुझे पता होना चाहिए कि तू किनके साथ प्रैक्टिस कर सकता है, पार्टनरशिप किसके साथ कर सकता है। इनके अलावा किसी और के साथ गया ना तू, खलास, गिल्टी हो जाएगा। तो जरा ध्यान से पढ़ कि किनके साथ कर सकता है तू।
पार्टनरशिप। सो यहां पे हम लोग बात करते हैं विथ हूम, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस होना चाहिए। किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में नहीं है उसके साथ आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते। आप पार्टनरशिप सिर्फ उसी लोगों के साथ कर सकते हो, सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों के साथ कर सकते हो जो क्या करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं। आई बात समझ में? सो अलाउड किन के साथ है ये आपको ध्यान में आ गया, इनके साथ अलाउड है। ठीक है, नंबर 1 समझ में आया? यस। उसके बाद हम लोग क्या बोल रहे हैं, दूसरा हम लोग और किसके साथ कर सकते हैं? सो उसने यहां पे क्या बोला, अदर पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ अदर प्रोफेशनल बॉडी और सच क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सो द काउंसिल हैज प्रिस्क्राइब्ड रेगुलेशन 53A(3) जो हमने क्लॉज 2 ऑफ दिस पार्ट में डिस्कस किया था, एंड रेगुलेशन 53B जो है ये बात करता है अबाउट द पर्सन्स क्वालिफाइड एंड द प्रोफेशनल बॉडीज। तो इसके अंदर हमने जो अदर प्रोफेशनल्स है बराबर, उनके बारे में बात करें अपन यहां पे। सो अदर प्रोफेशनल्स बराबर है कि नहीं? सो ये यहां पे अदर प्रोफेशनल्स है, अदर मेंबर्स ऑफ अदर प्रोफेशनल बॉडी, ऐसे लिखता हूं मैं पूरा अच्छे से। मेंबर ऑफ अदर प्रोफेशनल बॉडीज, जो अपने को दिया है किधर, रेगुलेशन 53A(3) क्या, ठीक है। फिर उसके बाद हैविंग सच क्वालिफिकेशन, उसकी बात करते हैं। तो वो जो क्वालिफिकेशन है अदर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जो अपने को किधर दिया है, सो दैट इज गिवन अंडर रेगुलेशन 53B। तो ये जो है इनके साथ अलाउड है, आप इनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। ये 4 लोग जो कौन से ना आपको जिनके साथ पार्टनरशिप करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। उसके बाद पर्सन्स हैविंग क्वालिफिकेशन, persons having qualification recognized by सेंट्रल गवर्नमेंट और काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट, इनके साथ अलाउड है। तो कौन कौन हो गया अभी तक, एक तो सीए इन प्रैक्टिस, वो तो विदाउट एनी डाउट इनके साथ तो आप पार्टनरशिप कर ही सकते हो। फिर उसके बाद दूसरे प्रोफेशनल बॉडीज एंड अदर क्वालिफिकेशंस, एंड देन वी टॉक अबाउट इज recognized by सेंट्रल गवर्नमेंट और द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट, दूसरे प्रोफेशनल बॉडीज और दूसरे क्वालिफिकेशन।
इनके साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हो। अभी इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखना है। इसका डिकोड जो हो रहा है वो ध्यान से सुनो, फिर लिखना है इसको पूरा एक साथ। सो क्या कहता है, इंक्लूडिंग अ रेसिडेंट who but for his residence abroad would be entitled to be registered as a member of ICI। सेक्शन नंबर कौन सा है यहां पे, सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5, ठीक है ना। अभी क्या है, ध्यान से सुनना इसको, ये वाला पार्ट बच्चों को समझ में नहीं आता। और खैर ये वाला जो फोर्थ वाला जो पार्ट है ना बच्चों, इसका भी इस जीवन में कोई ऐसा मतलब नहीं है अभी, ठीक है। और मतलब आया भी तो भी आपको समझाता हूं उसका कि आ सकता है कि इंक्लूडिंग अ रेसिडेंट हु बट फॉर हिज रेसिडेंस अब्रॉड वुड बी एंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड एज अ मेंबर ऑफ आईसीए, बराबर के नहीं। तो ये क्या है, ध्यान से सुनना। अभी क्या हुआ, एग्जाम्पल कि एक व्यक्ति है, ये किधर रहता है मालूम आपको, ही स्टेज इन दुबई, अभी भी कम टू दुबई, बराबर है कि नहीं। अब उसने क्या किया, दुबई में वो सीए बना, वो सीए है, वो किधर रहता है, वो दुबई में। सो ही इज रिसाइडिंग वेयर इन अब्रॉड बट विल बी एंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड एज अ मेंबर ऑफ आईसीएआई, बराबर है कि नहीं। ये किधर है, ये इज इन नेपाल, तो वहां पे उसने सीए किया, रजिस्टर्ड, अलाउड है। तो ऐसे केस में ही क्या बच्चों, वो एंटाइटल्ड है क्या, बिल्कुल सर, यस। तो इज रिसाइडिंग वेयर अब्रॉड, हिज रेसिडेंस इज वेयर अब्रॉड बट विल बी रजिस्टर्ड एज अ मेंबर ऑफ द आईसीआई। तो भाई उस फिरंगी के साथ भी आप क्या कर सकते हो, आप पार्टनरशिप कर सकते हो, इनके साथ अलाउड है। सो इन, अगर इधर आपको समझा क्या, यू एंटर इनटू पार्टनरशिप इंडिया में या कहीं बाहर, तो ये इधर लिखा है ना आउटसाइड इंडिया, तो आउटसाइड इंडिया भी आप नॉन सीए के साथ या उन क्वालिफिकेशंस के अलावा आप अगर करोगे तो आप गिल्टी हो जाओगे। मतलब आप सीपीए वाले के साथ करोगे, नहीं भाई, अलाउड नहीं है, ठीक है ना। बट फिर अगर वो कहीं और रह रहा है बाहर, who but for his residence abroad would be entitled to be registered as a member of ICI, तो ऐसे केस में अगर वो दुबई में, नेपाल में, बट वो क्या कर सकता है, सीए के तौर पे काम कर सकता है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाई तू तो काम कर ही सकता है, इसमें क्या दिक्कत है, तो इट इज अलाउड। ये समझा क्या बात आपको। सो कौन से लोगों के साथ हम लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं, ये पहले आप दिमाग में फिट कीजिए और लिखिए। फिर रेगुलेशन 53A3 में कौन आता है वो तो पता है अपने को, 53B की फिर हम लोग बातचीत करेंगे कि 53B में और कौन से लोग आते हैं। होने के बाद बताना, फिर 53B के नीचे जगह रखना, तो उसका लिस्ट बना देंगे अपन। एक काम करता हूं, मैं लिख ही देता हूं, आप जब तक ये नोट भी कर रहे हो तब तक मैं लिख भी देता हूं। सिंपल एकदम क्लॉज,
सो ये जो लिस्ट है ये हमने कल भी देखी थी, आज भी देख रहे हैं। डन। चलिए सो आगे बढ़ते हैं यहां से फिर। आर्किटेक्ट, इंजीनियर, ईआर का मतलब होता है इंजीनियर। ईआर का मतलब होता है इंजीनियर। इंजीनियर, क्लियर है एकदम। सो इन लोगों के साथ ये ध्यान में रखना, इनके साथ तुम पार्टनरशिप कर सकते हो, इट इज अलाउड। मजा आ गया गाइस, ये वाला पार्ट पढ़ लीजिएगा। देखो ये लिखा हुआ है अपन ने, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, एडवोकेट, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, एक्चुअली। अभी इधर बात करते हैं क्या लिखा हुआ है। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस नॉट परमिटेड टू एंटर इनटू पार्टनरशिप विद एनी पर्सन, बराबर। फ्रॉम टाइम टू टाइम द मेंबर्स हाउएवर टेक नोट दैट द फैक्ट दैट दे कैन नॉट फॉर्म मल्टीडिसिप्लिनरी पार्टनरशिप्स। तो इसके लिए उन्होंने ये अलाउ किया है कि अलग अलग प्रोफेशनल्स के साथ। ये कब तक नहीं कर सकते, ध्यान में रखना, मल्टीडिसिप्लिनरी पार्टनरशिप टिल सच टाइम the regulators of such other professionals also permit partnership with chartered accountants and guidelines in this regard are issued by council. मतलब you have to take note that the fact they cannot form multidisciplinary जब तक उनके रेगुलेटर्स अलाउ नहीं करेंगे। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल एक्चुरी के साथ आप कर सकते हो, आर्किटेक्ट के साथ, इंजीनियर के साथ, एडवोकेट के साथ, कॉस्ट अकाउंटेंट के साथ, कंपनी सेक्रेटरी के साथ, ये हम इन प्रोफेशनल्स के साथ कर सकते हैं, क्योंकि अपनी मदर बॉडी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये अपने को अलाउ करता है। बट अगर मान लो एक्चुअरीज के इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया अलाउ नहीं करता है कि तुम सीएस के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते, बार काउंसिल बोलते हैं तुम सीएस के साथ नहीं कर सकते, तो हम लोग कर सकते हैं क्या? नहीं। तो उनके रेगुलेटर्स ने क्या करना चाहिए? परमिट करना चाहिए पार्टनरशिप को। द रेगुलेटर्स should also permit such partnership। क्लियर है एकदम। ये बात हो गई दोस्तों क्लॉज नंबर 4 की। आज हमने 2 क्लॉजेस खत्म करे, अभी हमने हमारे 3 क्लॉजेस पहले हो चुके थे। कौन से हो गए? क्लॉज 1 प्रैक्टिस, क्लॉज 12 साइन, क्लॉज 2 पेमेंट, क्लॉज 3 एक्सेप्टिंग द मनी, एंड क्लॉज 5 जो हमने बात करी अबाउट व्हाट, पार्टनरशिप। तो ऐसे कुल मिला के 5 क्लॉजेस हो गए आपके। बढ़िया, एकदम मजा आ गया सर। यस, सीक्वेंस ध्यान में ना, 1 12 2 3 4। अभी भाई साहब मजा आएगा। अभी चर्चा करेंगे क्लॉज 6 की। इधर फुल फोकस करने का, अभी एकदम कॉन्सेंट्रेट। ये समझ आ गया तो लाइफ जिंगा लाला, ठीक है ना। तो अभी फुल कंसंट्रेशन, मजा आना चाहिए आपको, क्योंकि अभी जो बेटा अभी अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बोला जाएगा अभी मेरे द्वारा। कितना बड़ा क्लॉज है ये देखो, यहां से शुरू होता है वो। इधर 5 6 पन्नों का ज्ञान। तैयार हो आप लोग?
रेडी क्या? और अभी ध्यान से सुनना, क्लॉज 6 समझेगा तो क्लॉज 7 समझेगा, ये सीक्वेंस दिमाग में रखना बेटा। क्लॉज 6 समझेगा तो क्लॉज 7 समझेगा, क्लॉज 7 समझेगा तो क्लॉज 5 समझेगा। तो अभी आपने को सीखना कैसे है, क्लॉजेस कौन से अगले जो 3 क्लॉज पढ़ने हैं, पहले 6, फिर 7 और फिर 5, ठीक है ना? क्योंकि 5 में फिर बैलेंस आता है, जो काम 6 में नहीं, जो 7 में नहीं, वो 5 में नहीं कर सकते। 6 और 7 में तो नहीं कर सकते, बट जो काम आपका 6 में कवर नहीं होता है, 7 में कवर नहीं होता है, वो 5 में कवर होगा। तो ऐसे उसके बारे में बात करनी है अपने को। तो पहले अपन क्लॉज 6 की बात करेंगे। क्लॉज 6 वो बात करता है अबाउट व्हाट, चार्टर्ड अकाउंटेंट वो फर्स्ट लाइन बेसिक कॉमन पढ़ने का उसको, उसमें कोई डाउट नहीं, वो कॉमन है एकदम। सो वो कहता है अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही सॉलिसिट्स। सर ये सॉलिसिट का मतलब क्या होता है? एक सेकेंड ना, सो सॉलिसिट्स की अगर बात करें तो सॉलिसिट का मतलब क्या होता है? सॉलिसिट का मतलब होता है आग्रह करना। आग्रह का मतलब क्या होता है? फोर्स करना। तो क्लॉज 6 की जो बात हो रही है वो क्या कह रहा है यहां पे कि अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही सॉलिसिट्स। सॉलिसिट मतलब फोर्सेस और रिक्वेस्ट, बराबर के नहीं? क्या कहता है वो? टू हिज क्लाइंट्स और प्रोफेशनल वर्क, काम के लिए, बराबर, अपने क्लाइंट को या प्रोफेशनल वर्क के लिए, अगर वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ध्यान से पढ़ना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बाय वे ऑफ क्या क्या काम, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरव्यू और बाय एनी अदर मींस, अगर वो ऐसा करता है तो भैया वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को हम लोग बोलेंगे कि सर जी आप हो गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। समझा क्या बात को? पहले बेसिक थीम समझो, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है, फिर सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। ये क्लॉज खत्म किधर होता है? ये इधर खत्म होता है, ये इधर इतना इतना बड़ा क्लॉज है, ऐसा इतना फुल पेज। सो क्या बोल रहे हैं अपन यहां पे? क्लॉज नंबर 6, इंपॉर्टेंट क्लॉज। सो क्लॉज 6 में आप जो है काम के लिए किसी को फोर्स नहीं कर सकते भाई, अलाउड नहीं है सर। तो 6 का एस ध्यान में रखना, 6 का एस, एस फॉर सॉलिसिट। सो यू आर गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ यू डू व्हाट? सॉलिसिट। यहां लिख दू, आग्रह या फोर्स करना, बराबर के किसे? अपने क्लाइंट्स को बोलना या कोई नया काम ढूंढने के लिए, प्रोफेशनल वर्क और प्रोफेशनल, मतलब आप समझिए, आप अपने क्लाइंट को भी, मतलब आपका क्लाइंट है ऑलरेडी, बराबर, उसको भी आप फोर्स नहीं कर सकते। थोड़ा पहले इसको स्टेप बाय स्टेप समझिए। वो आपके पास, मान लो वो इनकम टैक्स का काम कर रहा है आपके पास, मतलब आप उनका इनकम टैक्स का काम कर रहे
आप उसे ऐसा फोर्स नहीं कर सकते, ये नहीं बोल सकते कि सर एक काम करो ना, आप हमें ऑडिट भी दे दीजिए ना प्लीज सर, प्लीज ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट भी दीजिए ना। जीएसटी का काम कर रहे हो, ऐसा मत बोले सर जीएसटी कर रहे तो इनकम टैक्स का भी दे दो ना सर। ऐसा आप आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट को भी आप फोर्स नहीं कर सकते। समझ रहे बात? और कोई जो आपका क्लाइंट नहीं है, उसके अलावा जो व्यक्ति है, उनको भी आप फोर्स नहीं कर सकते। सो आप बिल्कुल भी ऐसा है ना, काम जो है अपने क्लाइंट्स के, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स या कोई भी प्रोफेशनल वर्क, तो आप इसे फोर्स नहीं कर सकते। पहले बेसिक थीम समझा क्या? आप लोगों को फोर्स नहीं कर सकते, ये बेसिक थीम समझा क्या? क्लॉज 6 का 6 सॉलिसिट, 6 का एस सॉलिसिट, ठीक है ना? सो कैसे उसको नहीं कर सकते हो? बाय वे ऑफ, कैसे? आइए इसके बारे में बात करते हैं। बाय वे ऑफ व्हाट? नंबर 1, सर्कुलर्स। ऐसे पर्चियां नहीं बांट सकते आप ऐसे। सर्कुलर जैसे पैम्पलेट्स, लीफलेट्स अलाउड नहीं है ऐसा। सर्कुलर्स, पैम्पलेट्स, लीफलेट्स ऐसा सर्कुलेट करना अलाउड नहीं है। सो बाय वे ऑफ सर्कुलर्स, नो। समझ में आया आपको? सो ऐसा नहीं कर सकते, पैम्पलेट्स नहीं बांट सकते। पैम्पलेट्स नहीं, कोई बात नहीं। दूसरा क्या? एडवर्टीजमेंट, नामुन्ना। आप न्यूज़पेपर्स में, रेडियो पे, प्रिंट मीडिया में, कहीं पे भी, मैगजीन्स में, आप जो है आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। क्लियर एकदम? तो सर ऐसा पैम्पलेट भी नहीं बांट सकते? नहीं सर। टीवी होर्डिंग्स, एडवर्टीजमेंट नहीं। चल एक काम करते हैं। तीसरा वो बोलता है बाय वे ऑफ व्हाट? पर्सनल कम्युनिकेशन। तो पर्सनल कम्युनिकेशन भी नहीं। आपको कभी ऐसे आज तक फोन आया है, हेलो जी हम XYZ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऑफिस से बात कर रहे हैं जी, हम बहुत अच्छा काम करते हैं, एक बार आप जो है ना प्लीज हमारे पास से रिटर्न फाइल कर दीजिएगा प्लीज, हम आपको डिस्काउंट देंगे, एक बार करके तो देखिए ना प्लीज, रिटर्न फाइल, ऑडिट। ऐसे भाई कभी आपको ऐसा कभी भी कोई भी ऐसा कॉल आया आपको कभी? अलाउड नहीं है पर्सनल कम्युनिकेशन। यू कैन नॉट फोर्स इट बाय पर्सनली कॉलिंग ऑल्सो। जैसे आपको बैंक से क्रेडिट कार्ड के लिए फोन आता है ना, ऐसे आपको इंश्योरेंस के लिए फोन आता है, ऐसा नहीं कर सकते बाय वे ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। उसके बाद इंस्टीट्यूट ने और क्या बोला? बाय वे ऑफ इंटरव्यू, बराबर के लिए बाय वे ऑफ इंटरव्यू नहीं। इंटरव्यू मतलब आप बैठे हो ऐसे पॉडकास्ट, बराबर, वो बियर बाइसेप्स वाले के साथ बैठे हो, मस्त एकदम ऐसा इंटरव्यू चालू है, पॉडकास्ट चालू है, एकदम ऐसा ऐसा आया है, पॉडकास्ट का माइक आया, ठीक है, और यस आई एम यू नो चार्टर्ड अकाउंटेंट practicing right from so many years, I would request you all to come to my office। ऐसा ऐसा भाई क्या कर रहे हैं? ये सब अलाउड नहीं है ऐसा। सो ये जो चीजें है ना, ये ऐसी अलाउड नहीं है आपको, इंटरव्यू के माध्यम से भी नहीं। और वो कहता है सालो और कोई दूसरा भी ढूंढ लिया ना आग्रह करने का तरीका, तो सालो वो भी नहीं चलेगा। तो बोलता है एनी अदर मीन्स इज ऑल्सो वॉट नॉट अलाउड। सो कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, अब देखिए आप दुकान डाल के बैठ गए ना, बस खत्म हो गई बात। अब उसके बाद आप क्या नहीं कर सकते? आप आग्रह नहीं कर सकते क्लाइंट को, प्रोफेशनल वर्क के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते आप, ठीक है ना? तो बिल्कुल भी आपने ऐसा कुछ भी काम नहीं करना है, क्योंकि इंस्टीट्यूट क्या चाहता है कि आप जो ये काम जो कर रहे हो ना, बराबर, आपके काम से आपका नाम होना चाहिए और आपके नाम से आपको काम मिलना चाहिए। क्या बोला है? नोट करना पड़ेगा इसको, बहुत भारी बोला मैंने। आपके काम से आपका नाम बने,
मिलेगा, आपके नाम से आपको और काम मिलेगा, आपका काम आपका और नाम बढ़ाएगा। ओ माशाल्लाह, मजा आ गया सर, सुपर। तो दोस्तों आप समझने की कोशिश कीजिए, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन, ऐसा फालतू काम मत करो रे तू, नॉनसेंस। By doing this, you are not going to attract the client. The client should come to you based on what? Your recognition of work. ठीक है ना? सो ऐसा। तो ये बात समझ में आ गई क्या आपको? ठीक है, तो ऐसा आप काम नहीं कर सकते। बट आपके मन में ऐसा एक सवाल आ रहा है क्या कि सर चलो ठीक है, मैं किसी को नहीं बोलेगा, मैं ऐसा फोर्स नहीं करेगा मैं, बट ऐसा सर मेरे को एक ऐसा बहुत जोर का ऐसा सवाल आ रहा है सर, मतलब बोलना बेटा क्या सवाल आ रहा है? बोले सर सवाल ये है कि मैं दुकान डाल के बैठ जाऊंगा, फिर लोगों को पता कैसे चलेगा कि मैं दुकान डाल के बैठा है? लोगों को पता कैसे चलेगा कि मैं जो है ना प्रैक्टिस कर रहा हूं करके? लोगों को सपना थोड़ी आएगा, अगर जब तक मेरा मुंह नहीं खोलेगा, जब तक मैं लोगों को बोलूंगा नहीं, तब तक कैसा लोग आएगा मेरे पास? सर क्या क्या चालू है सर मेरे साथ, है ना कुछ बात तो आपको ऐसे आता होगा सर। सर मैं तो बहुत सोच रहा था, इच्छा थी मेरी सर, प्रैक्टिस करूंगा बढ़िया एकदम सर, जोरदार। बट आप क्या बोल रहे हो, दुकान डाल के बैठ जाओ, किसी को बोलना नहीं? सर व्हाट इज दिस, हाउ विल पब्लिक कम टू नो? यस सर, दैट्स द वेरी नाइस क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन, आई लाइक क्वेश्चन। तो इंस्टीट्यूट ने क्या बोला? अरे बाबा रुकना, जरा रुक, इधर क्या बोल रहा है वो कि देर इज वॉट एन एक्सेप्शन। क्या है उसके अंदर? देर इज वॉट एन एक्सेप्शन। सो कहां कहां अलाउड है उसके बारे में बात करेंगे, और फिर इसके बारे में इसका और जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है और कुछ उसके अंदर बातें करिए, वो भी करते हैं अपन। सो एक्सेप्शन क्या क्या है, चलो भाई स्टडी करते हैं। तो एक्सेप्शन में क्या है, जरा इसको विस्तार में जरा फोकस कीजिएगा, मजा आना चाहिए इसको। सो एक्सेप्शन में क्या बोलता है? नंबर वन, आप काम किससे मांग सकते? फ्रॉम अनदर सीए इन प्रैक्टिस। फ्रॉम अनदर सीए इन प्रैक्टिस। भाई एक सीए दूसरे सीए की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा यार? आप समझो बात को। आप जाके दूसरे सीए को बोल सकते हो कि प्लीज सर मुझे काम दीजिएगा प्लीज। आपको पता है मैं जब सीए बना ना, तो मैंने भी प्रैक्टिस स्टार्ट करी, तो जैसे ऑफिस डाल के बैठ गया, तो भाई ऐसा पता चला कि यार अब तो क्लाइंट ऐसा थोड़ी ना तुरंत आएंगे, क्लाइंट कैसे इकट्ठा करे, हाउ टू गेन क्लाइंट्स। तो ऐसे केस में आपको मैं बता दूं बच्चों कि what I did was I approached so many chartered accountants in my earlier years when I was 21 years। भाई तुमको बता रहा हूँ, दिन भी क्या दिन थे यार। भाई जाता था अलग अलग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास, एक एक सीए के पास जाता था, मिलता था उन्हें यार कि अरे सर कुछ काम रहेगा तो बताओ, बोलते नहीं है सर अभी बाद में नहीं है। मैसेजेस, मेल्स, कितने सीए, मतलब एवरी डे वाज अराउंड माय 3 to 4 hours वाज गो आउट, चाहे धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलो, काम है क्या कुछ पूछो। तो ऐसे करके धीरे 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 आपको छोटा मोटा काम मिलते जाता है, फिर काम से काम मिलता है, वो सीएस आपको और काम देते हैं। देखो पैसा तो शेयरिंग का तो अलाउड है ना, तो इसीलिए वो क्लॉज नंबर 6 में क्या बोलता है, देखो तुम पैसा शेयरिंग तो ऐसे भी कर सकते हो, तो काम मांगने के लिए भी जा सकते हो, तो आप उन सीएस को रिक्वेस्ट कर सकते हो, विनती कर सकते हो कि साहब आप काम दीजिएगा ऐसा। So from another CAs in practice, you can request it. ठीक है।
अभी दूसरा जो है मालिक, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है रिस्पॉन्डिंग टू टेंडर्स। टेंडर्स निकलते हैं, आपको पता है क्या? अपने सीए काम को लेके टेंडर्स निकलते हैं, हाँ, बराबर के नहीं? कुछ काम अगर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को, बराबर के नहीं, वो क्या बोलते हैं उनको, टेंडर्स, टेंडर्स मिलते हैं ऐसे। मैं आपको बताऊं कि टेंडर ऐसे कोई, बताता हूं मैं आपको। ये ऐसे देखो, इंस्टीट्यूट जो है ना, ऐसे न्यूज़लेटर्स भेजता है ऐसे, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया नॉलेज पोर्टल। तो इसके अंदर पूरा जो अपडेट्स आते हैं ना, क्या इंडस्ट्री वॉच है वगैरह वो सब। फिर इसके बाद कॉर्पोरेट वॉच में ऐसे ये इधर है, और फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, ये देखो क्या है ये, जम्मू एंड कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। इस पे मैं क्लिक करता हूं तो ये टेंडर है, ये नोटिस इनवाइटिंग। देखो ये अक्टूबर 9 2020 का ही है, बहुत पुराना है ये, क्योंकि मैंने अभी लेटेस्ट न्यूज लेटर को सब्सक्राइब नहीं किया, मैंने उसको अनसब्सक्राइब कर दिया था मैंने, बट कभी वापस करूंगा आप इसको। तो ये क्या देख रहे हैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज में, ये क्या दिख रहा है यहाँ पे कि जम्मू एंड कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन नोटिस इनवाइटिंग ई टेंडर्स फॉर अपॉइंट। आप ये ध्यान में रखना, अगर प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे टेंडर्स आते रहते हैं ये। So notice inviting appointment of chartered accountants for finalization of accounts for the financial year 1920। So ऐसे जो है ना, ये बहुत सारे टेंडर्स जो है ना, ये निकलते रहते हैं। ये रिसेंट है, ये देखो ये अभी ताजा ताजा है, फेब्रुवरी। ये देखो आपको, गुवाहाटी, आसाम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्या कहता है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम रेप्यूटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स to conduct statutory audit of accounts of university for financial year 20 to 23। टेंडर्स आते हैं भाई, ये तुमको पता था क्या? इसे जरा बोलो कुछ। सो ये बोलता है एप्लीकेशन फीस 1000 रुपए, नॉन रिफंडेबल। अब ऐसे हजारों चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स हैं, इसका तो ऐसे ही पैसा हो जाता है। टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद टेक्निकल बिड, कोटेशन वैलिडिटी 1000 डेज मैक्सिमम, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ वर्क 59,000, इतनी फीस देंगे आपको। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऐसे ऐसे सीएस होना चाहिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, कंडीशन है ये, से ये पूरा टेंडर के ये कंडीशंस आपने फुलफिल करने चाहिए, बराबर है कि नहीं? तो ये ऐसे टेंडर आते हैं इसको। कितना वेटेज किसको दिया जाएगा, तो ऐसे इधर लिखा हुआ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 5 से 15 साल का, 50%, ये पूरा क्राइटेरिया दिया गया इधर। फिर ये बिड ऐसा देने का, आप कितना पैसा दोगे, कितना चार्ज करोगे, कोटेशन भेजो, कितना बारी ना। तो मतलब ये टेंडर्स हम लोग ऑडिट कर सकते हैं, बिल्कुल। आपको क्राइटेरिया में फिट हो जाते हो तो आप वो टेंडर्स फिल कीजिएगा, और आप उसे ऑप्ट कर सकते हो अगर आप सिलेक्ट हो गए तो। बट वो क्राइटेरिया में आपकी फर्म आनी चाहिए,
वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फिल होना चाहिए वहां पे, नहीं तो क्या मजा है फिर उसमें, फिर कोई मजा नहीं उसमें। वाह यार सर, ये तो बहुत मजा आ गया ये। ठीक है ना। बट अब इसके अंदर रिस्पॉन्डिंग टू टेंडर्स, इसमें भी क्या है, एक्सेप्शन है कि यू आर अलाउड टू रिस्पॉन्ड टू टेंडर्स। अभी मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, अभी ध्यान से सुनना क्योंकि अभी चक्कर आएगा। तो अभी तक हमने क्या बोला, टेंडर्स को रिस्पॉन्ड करना अलाउड है कि नॉट अलाउड है, इतना बताओ मेरे को। चलो क्विकली रिस्पॉन्ड करो, मतलब आप लोग रिस्पॉन्ड करो। टेंडर्स को रिस्पॉन्ड करना अलाउड के नॉट अलाउड बच्चों? अलाउड है ऐसा तो। बट अब उसमें भी क्या बोल दिया, उसमें भी दो बातें बोल दी कि तुम ये टेंडर्स को अलाउड है, बट अब क्या बोलता है, अब नॉट अलाउड भी है। क्या चालू है यार, अलाउड है ना ये एक्सेप्शन में, बट अब बोलता है अलाउड भी है बट नॉट अलाउड भी है। अब तुमको बहुत चक्कर आएगा इसमें, बराबर। तो अलाउड है, बट अलाउड में नॉट अलाउड, कब नॉट अलाउड है, ये कब नॉट अलाउड है मालूम आपको? इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये पहले सिंप्लीफाई करता हूं, फिर अपन वो टेक्स्ट को पढ़ेंगे ताकि फिर आपको वो क्लैरिटी उसका बढ़िया आ जाए, और एग्जाम में ये एमसीक्यूज आपको, एमसीक्यूज क्या, केस स्टडीज आपको बढ़िया से आ जाए। तो नॉट अलाउड किसे, व्हेन इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है ना, बट नो मिनिमम फीस इज प्रिस्क्राइब्ड। मतलब ये है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, एक्सक्लूसिवली सीएस के लिए तुम टेंडर्स को रिस्पॉन्ड कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वो एक्सक्लूसिवली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए है, एक्सक्लूसिविटी है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, बट उसमें मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब नहीं है, एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर सीएस, बट इसके लिए आपने क्या किया, मिनिमम फीस आपने प्रिस्क्राइब नहीं करी ना भाई, नो मिनिमम फीस। तो तुम क्या चाहते हो, हम सीएस लोग लड़ते बैठे क्या, मतलब हमारा काम ऐसा, कम से कम उसने कैसा 59,000 मिनिमम फीस बोला कि नहीं। अब तुम क्या चाहते हो, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या मतलब ऐसा प्राइस वॉर करें, अंडर कटिंग करें एक दूसरे को, हमारा क्वालिटी वगैरह कुछ है कि नहीं, हम सीए से आपस में भिड़ा रहे हो हम लोगों को, इंस्टीट्यूट बोलता है ऐसा फालतू काम करना नहीं। तो यू आर नॉट अलाउड टू रिस्पॉन्ड टू द टेंडर्स, समझा क्या, यू आर नॉट अलाउड टू रिस्पॉन्ड टू द टेंडर्स, बराबर है कि नहीं, व्हेन इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर सीएस एंड नो मिनिमम फीस इज प्रिस्क्राइब्ड। क्लियर है एकदम। तो ऐसे केस में अलाउड नहीं है। तो सर फिर अलाउड में अलाउड कब है ये, तो इधर ध्यान दो, अलाउड में अलाउड कब है। सो टेक्निकली व्हेन इज रिस्पॉन्डिंग टू टेंडर्स अलाउड। आओ जरा बात करते हैं। नंबर 1, व्हेन इट इज ओपन फॉर अदर प्रोफेशनल्स। when it is open for other professionals, मतलब ये अगर सारे प्रोफेशनल्स के लिए खुला है, सीएस वाले भाई बहनों के लिए भी, सीए भी है उसके अंदर, लॉयर्स के लिए भी है, मतलब कोई भी ये काम कर सकता है, तो हम इन टेंडर्स को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। बट अगर यहां पे ये एक्सक्लूसिवली फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है एंड मिनिमम फीस अगर क्या है, इस प्रिस्क्राइब, तो फिर अलग। तो फिर टेंडर में कौन अप्लाई करेगा ये केस में, सीएस तो कर ही नहीं सकते, तो इसीलिए वो टेंडर वेस्ट हो जाएगा। तो जहां अगर मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब्ड है तो अलाउड है,
सीएस के लिए है, और अगर वो ओपन है तो मिनिमम फीस है या नहीं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ओपन है ना तो मिनिमम फीस है नहीं है फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर के नहीं। बट अगर एक्सक्लूसिवली सीएस के लिए है और मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब्ड है तो कर सकते हैं, बट अगर सीएस के लिए है और मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब नहीं है तो वो टेंडर अपने लिए कोई काम का नहीं है, और अपने लिए मतलब अपनी पूरी बिरादरी के लिए, अपनी पूरी कौम के लिए सीएस के लिए कुछ मतलब नहीं रखेगा। तो समझा गया, आप एक दूसरे सीए से काम मांग सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी के साथ साथ आप टेंडर्स को भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। क्या ये बात बच्चों आपको समझ में आई? क्या ये क्लॉज नंबर 6 का एक बहुत ही टेक्निकल सा पार्ट है जो हम लोग ने अभी कंप्लीट किया है। क्या बच्चों आपको ये समझ में आया क्या? क्या लिखा है इस गाइडलाइंस के बारे में पढ़ते हैं। वो कहता है प्रोवाइडेड नथिंग हियर इन कंटेंट शैल बी कंस्ट्रूड एज प्रिवेंटिंग और प्रोहिबिटिंग फ्रॉम अप्लाइंग और रिक्वेस्टिंग और इनवाइटिंग एंड सिक्योरिंग प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, सो दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट चलेगा, बिल्कुल चलेगा, इनसे हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड, फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग टू टेंडर्स और इंक्वायरीज विच नीड व्हाट, बराबर, विच नीड व्हाट, द सर्विसेज ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। उसके बाद अभी इसके लिए एक्सक्लूसिवली सेकेंड पॉइंट के लिए ये इधर है सेकेंड पॉइंट के लिए, ये हाउएवर जो है ना ये सेकेंड पॉइंट के लिए। एज पर द गाइडलाइंस इशूड बाय द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, he shall not respond to any tender। साला पहले क्या बोला अलाउड है, अब बोलता नॉट अलाउड है। विच आर एक्सक्लूसिवली फॉर व्हाट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ये सिर्फ सीएस ही कर सकते हैं, जैसे कि ऑडिट वगैरह का काम, अटेस्टेशन का, बराबर। बट सच रिस्ट्रिक्शन शैल नॉट बी एप्लीकेबल वेयर मिनिमम फीस फॉर असाइनमेंट इज प्रिस्क्राइब्ड। मतलब अगर मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब्ड है तो कर सकते हैं, मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब्ड नहीं है तो नहीं कर सकते इन द टेंडर डॉक्यूमेंट्स। और दूसरा क्या बोलता है, देर आर एरियाज ओपन टू अदर प्रोफेशनल्स अलोंग विद सीए। तो कब अलाउड है आपको समझ में आ गया, और कब अलाउड नहीं है समझ में आ गया, तो एकदम सिंपल उसका ब्रेकअप आपको करके दे दिया। फर्दर कीपिंग इन व्यू ऑफ द ब्रॉड पर व्यू, बराबर। ये वाला पार्ट समझ में आ गया क्या आपको टेंडर के लिए? तो ये टेंडर के लिए ज्ञान था। अभी इधर और एक ऐड किया है, ये सुन के तो आपको इतना मजा आएगा भैया, आप बोलोगे अरे वाह यार सर ये तो बहुत खास चीज हो गई है। तो आइए जरा समझते हैं। फर्दर कीपिंग द ब्रॉड परव्यू ऑफ क्लॉज 6 पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, an advertisement of coaching teaching activities by member in practice may amount to indirect solicitation or by solicitation by any other means and therefore may be violative of the provisions of clause 6। पता नहीं यार टीचिंग और कोचिंग वालों से ना, पता नहीं कितना नोबल प्रोफेशन है, बट सबको इनका कुछ भला देखा नहीं जाता। इंस्टीट्यूट भी बोलता है चलो टीचर्स तुम्हारी हम भी बैंड बजाएंगे। कैसे है भाई एकदम। सो वो कहता है कि सॉलिसिटिंग थ्रू एन एडवर्टीजमेंट ऑफ कोचिंग और टीचिंग एक्टिविटीज बाय अ मेंबर इन प्रैक्टिस। सो क्या कहता है असला भारी। सो ये क्या कहता है यहां पे कि इधर बोला है कि सीए इन प्रैक्टिस बाय एनी अदर मीन्स में आता है, सीए इन प्रैक्टिस, बराबर, थ्रू व्हाट, कोचिंग और
टीचिंग एक्टिविटीज. सो दिस विल अमाउंट टू व्हाट? इनडायरेक्ट सॉलिसिटेशन. इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको क्या बोलेंगे अपन? इनडायरेक्ट सॉलिसिटेशन. तो ये इन प्रैक्टिस कोचिंग या टीचिंग एक्टिविटीज कर रहा है, प्रमोटिंग कर रहा है, बराबर के नहीं? तो ऐसे केस में भी नहीं होगा. अभी मतलब आप समझिए बात को, इसका विस्तार में जरा हम लोग बातचीत करते हैं. तो क्या बोलता है यहाँ पे कि अगर देखो, जैसे मैं अर्षद जाजू चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं प्रैक्टिस में, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत आगे जाओगे आप. अब मैं पढ़ाता भी हूं, अब मैं सीए हूं, मैं प्रैक्टिस में भी हूं और मैं पढ़ाता भी. और अब ये पढ़ाते पढ़ाते, अब मैं अगर आपको बोल दूं कि दोस्तों मेरा XYZ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, बहुत बड़ा फर्म है मेरा, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट हैंडल करता हूं मैं, ठीक है ना, तो आप लोग जो है आ जाइए, आपको ऑडिट करा दूंगा, मम्मी पापा को बोलिए कहीं नहीं जाना, यही सर के पास आना इधर. तो बॉस, ऐसा तो फिर ये तुम सॉलिसिटी कर रहे हो ना, एनी अदर मीन्स में आ गया ना ये तो. क्योंकि बच्चे आप लोग देख रहे हो, और मेरे सर कितने बड़े हैं, और सर ने बोला था क्या बड़ा प्रैक्टिस है सर का यार, बहुत भारी रे, मजा आ गया यार सर, मेरे पापा को तो बोलूंगा आप ही से काम करो. भाई फिर ये क्या हो गया? मैं तो कोचिंग का दुकान डाल के बैठ जाऊंगा, और उसमें छोड़ो पढ़ाना, छोड़ो, मैं प्रैक्टिस तो जोर में कराना है, तो आपको क्या बोल दूंगा, चलो भैया आ जाओ, मम्मी पापा को लेके आ जाओ, ऑडिट कराएंगे, अकाउंटिंग कराएंगे, काम कराएंगे. समझ में आया आपको? सो ऐसा नहीं कर सकते. मैं मेरे कोचिंग के पैम्पलेट्स बांट रहा हूँ, ठीक है ना, और कोचिंग के पैम्पलेट्स में बता रहा हूँ कि हमारा ऑफिस भी इधर ही है, सीए की प्रैक्टिस में हमारा ऑफिस इधर है, और हम ये काम करते हैं. अरे पैम्पलेट में तुम तुम्हारा कोचिंग का लिखो ना. क्या कर रहे हो तुम? पैम्पलेट में लिख रहे हो कि हमारा ऑफिस इधर है, हम ये काम करते हैं, पैम्पलेट में लिख रहे हो. ऐसा ये अलाउड नहीं है. तो कोई भी टीचर आपको अगर अपने लेक्चर्स में, अगर आपको अपने फर्म के बारे में ऐसा प्रैक्टिस करते, क्या बोलते हैं, फर्म के बारे में ऐसा सॉलिसिटेशन करते हुए अगर आपको दिख जाए, तो उन्हें कंप्लेंट मत करना उनकी. उनको बोलना, सर मैम ऐसा मत करना, क्लॉज 6 में दोषी हो जाओगे, गिल्टी हो जाओगे, हर्षद सर ने कहा था. ठीक है. बहुत खूब, बहुत खूब. गाइस, लेट्स नोट दिस डाउन नाउ, क्लॉज 6. फिर उसके बारे में हम लोग और जो अंदर अंदर का कंटेंट है उसको और पढ़ेंगे. मेरे फर्म का नाम क्या है? वेरी चालाक ब्रो, आई एम स्मार्ट.
चलो हरी अप, राइट फास्ट। इसको अभी और डिकोड भी करना है अपने को। चलो यहां से अब अपन आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। चलो ये एक बेसिक हो गया अपना पूरा का पूरा। देखो ये जो है ये क्लॉज खत्म हो गया, इसमें अब कुछ भी नहीं रहा। अभी बस ये जो अगले जो पेजेस है ना, ये हम लोग को एक एक क्या करना है इसका, तो गाइडलाइंस जो दिया गया है इंस्टीट्यूट ने इसका और एक्सप्लेनेशन दिया है अपने को। हम लोग बस ये एक दे सकते हैं और फिर एग्जाम्पल्स दिए, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ सॉलिसिटिंग द वर्क विच द काउंसिल हैज प्रोहिबिटेड आर डिस्कस्ड बिलो। तो ऐसे आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। काफी अच्छा। आइए, इन द अबव such members are advised to abstain from। abstain मतलब क्या बोलते हैं, टू कीप अवे, स्टे अवे। abstain मतलब क्या, स्टे अवे फ्रॉम एडवर्टाइजिंग देयर एसोसिएशन with the coaching or teaching activities through holdings, posters, banners or by any other means। तो जब आप पढ़ाने का एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो भाई पढ़ाने का ही करो, उसमें आप कहीं पे भी आपके फर्म के बारे में, आप क्या काम करते हो, उसमें क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, इसके बारे में आपने नहीं बताया, ठीक है। देन ही विल बी लाइबल अदरवाइज, फेलिंग विच he will be liable for what, disciplinary action as per the provisions of Chartered Accountants Act, बराबर, एंड रूल्स फ्रेम देयर अंडर। ये बातें जो है एक्सप्लेनेशन की है, फटाफट हम लोग इसको रीड करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इट मे बी नोटेड दैट सब्जेक्ट टू द अबव प्रोहिबिशन such members may put outside the coaching or teaching premises signboard mentioning the name of the coaching teaching institute, बराबर। what is allowed कि you can put outside the name of the coaching or teaching institute, contact details and the subjects taught therein only। तो ये तो अलाउड है ना। मैं अभी आज जैसे बताता हूं कि मैं हर्षित जाजू, मैं क्या पढ़ाता हूं, मैं मेरे फर्म के बारे में या मैं कौन से प्रैक्टिस सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, आई डोंट से ऑल दोस थिंग्स, ठीक है ना। सो दिस इज सब्जेक्ट टू अबाउ, बराबर। ही मे पुट व्हाट ऑल दिस, तो ये क्या है, ये अलाउड है। अलाउड क्या है, आपको नेम बोर्ड डालना अलाउड है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स अलाउड है, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते हो इतना ही आपको अलाउड है। एज रिगार्ड्स द साइज एंड टाइप ऑफ द साइन बोर्ड द काउंसिल गाइडलाइंस विल बी एप्लीकेबल। तो इंस्टीट्यूट आपको बताएगा कि कैसे बोर्ड क्या होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। क्या ये आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आया बच्चों। नंबर 2, in elaboration of the principle propounded in preceding clause enjoining that securing the professional work, बराबर, help of others should not be sought।
दिस क्लॉज वो क्या बोलता है, हेल्प ऑफ अदर्स शुड नॉट बी सॉट. दिस क्लॉज फर्दर एंजॉइंस ऑन मेंबर not to solicit professional work by means of advertisement, यही पूरा लिस्ट, सर्कुलर, पर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरव्यू और by any other means. The member should not adopt any indirect method to adventure their professional practice with a view to gain publicity and thereby solicit the clients or professional work. Such a restraint must be practiced so that the members may maintain their independence. ये किसके लिए ये? To maintain their independence of judgment and be able to command the respect of their prospective clients. So ये आपका इंडिपेंडेंस बरकरार रखने के लिए ये सब आपके लिए करना है. सो इनडायरेक्ट मेथड्स, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, कोई भी आप ऐसा काम नहीं कर सकते. ठीक है. तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि आप ये प्रोफेशनल काम जो है, जो मैंने कहा, आपको काम आपके नाम से मिलना चाहिए, नॉट बाय द एडवर्टीजमेंट. ठीक है ना. द प्रोफेशनल वर्क कैन नॉट बी सिक्योर्ड बाय ईदर एडवर्टीजमेंट और सर्कुलर्स. सो इट इज टू बी ऑब्टेन्ड बाय व्हाट, कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड बाय मेंबर ग्रेजुअली बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन हिज एबिलिटी एंड इंटीग्रिटी. सो उसकी एबिलिटीज, उसका कॉम्पिटेंस, उसका नॉलेज, उसी के बेसिस पे, उसकी ऑनेस्टी, उसी के बेसिस पे उसने क्या करना चाहिए, काम को सिक्योर करना चाहिए. इट शुड बी ऑब्टेन्ड बाय व्हाट इज एबिलिटी एंड इंटीग्रिटी. द सर्विस टेंडर्ड बाय अकाउंटेंट्स इज ऑफ अ पर्सनल एंड इंटीमेट नेचर. इंटीमेट मतलब वेरी क्लोज. एंड द वैल्यू कैन बी अप्रेज्ड ओनली बाय पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड एक्सपीरियंस. A public advertisement is likely to lead an impression that the professional person is over anxious to win the confidence, which will have what, the opposite effect. मतलब भाई तुम इतना एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ, शायद आप ढंग से काम नहीं करते. ठीक है. इसीलिए इट विल हैव व्हाट, एन ऑपोजिट इफेक्ट. So a professional person is over anxious. So this will have what, the opposite effect. बराबर है. Okay. The satisfaction of the clients would be best advertisement. जितने तुम्हारे clients खुश, वो तुम्हारे लिए best advertisement, which would lead to other clients. Unabashed advertisement would affect the public esteem in which the profession is held and would act to the disadvantage of its members. मतलब अगर सबको ऐसा खुला छोड़ दिया ना अनबैश्ड एडवर्टीजमेंट, तो क्या हो जाएगा, इट वुड एक्ट टू द डिसएडवांटेज ऑफ द मेंबर्स. तो क्योंकि जिसके पास एडवर्टीजमेंट करने की ताकत है वही क्या कर सकता है, क्लाइंट लेके जाएगा वो. तो इसीलिए ऐसा अनअबैश्ड मतलब खुला नहीं छोड़ना आपको. ठीक है ना. अनअबैश्ड का पूरा अच्छा से मतलब बताऊं आपको, अनअबैश्ड नॉट एम्बैरेस्ड, डिस अशेम्ड, इसका क्या बोलता है, नॉट एम्बैरेस्ड, डिसकॉन्सर्टेड, मतलब क्या बोलेंगे उसको, अशेम्ड. मतलब फालतू के जैसे अगर आप एडवर्टीजमेंट करोगे, वुड अफेक्ट द पब्लिक एस्टीम. इट इज द क्वालिटी सर्विस विच अट्रैक्ट्स एंड रिटेन्स द. क्या बच्चों ये 3 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए क्या? सिंपल एकदम. सो अभी उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए और विस्तार में बताया है कि और क्या क्या काम आप नहीं कर सकते हो, इसके बारे में जरा डिस्कशन हो रहा है. नंबर 1, अभी इसको एक एक आराम से पढ़िएगा, एकदम बढ़िया. ऐसा भी लिस्ट है. अभी उधर ये क्या है, ये बिल्डअप था ऐसा कि ये जो बात करी ये टीचिंग कोचिंग के लिए बात करा, उसके बारे में थोड़ा ज्ञान दिया इधर, ये टीचिंग कोचिंग के बारे में. फिर इधर क्या बोल रहा है कि ये जो है कि इट इज गोइंग टू हेल्प यू मेंटेन व्हाट योर इंडिपेंडेंस.
और इधर जो है ये आपका क्या बोलते हैं कि एडवर्टीजमेंट की आखिर क्यों नहीं करना चाहिए, इसके बारे में पूरा बातचीत हो रही है. Now let's go ahead and discuss what are the forms of soliciting the work which is prohibited. आइए, एडवर्टीजमेंट एंड नोट इन प्रेस. एडवर्टीजमेंट एंड नोट इन प्रेस. प्रेस मतलब अपना न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ऐसा कुछ. सो बोलता है मेंबर शुड नॉट एडवर्टाइज फॉर सॉलिसिटिंग द वर्क और एडवर्टाइज इन अ मैनर that could be interpreted as soliciting or offering to undertake professional work. Not to advertise for the work, और ऐसा कोई मैनर में आपने काम नहीं करना चाहिए जो इंटरप्रिट हो सके कि तुम ये काम पाने के लिए ये सब कर रहे हो. समझा गया? सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली they also are not permitted to use less open methods of circulating letters to the small field of possible clients. प्राइवेट में तू इसको दे देना, तू उसको दे देना, तू उसको दे देना, ऐसा भी नहीं हो सकता. स्मॉल फील्ड ऑफ पॉसिबल क्लाइंट्स को भी आप नहीं कर सकते. क्या होता है, जैसे अभी ग्रुप बनाते हैं लोग, बराबर के नहीं, जो आप देखते होंगे कि क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल्स दे कम टुगेदर आजकल, जो ऐसे टेबल्स, राउंड टेबल्स, ग्रुप्स, किटीज, ऐसे बहुत कुछ चीजें होती है. तो लोग क्या करते हैं, दे ऑन पर्पस दे डू व्हाट, दे जॉइन व्हाट, द किटीज, द टेबल्स, द ग्रुप्स. बराबर है, क्योंकि उसमें क्या है, लोग से कांटेक्ट बनता है, नेटवर्क बनता है. तो उनको बोलते हैं कि भाई मेरे लिए ये सर्कुलेट कर दो, ऐसा. बराबर. या वो ग्रुप्स में बोलते हैं कि ये सीए, इनको काम अगर प्रैक्टिस का है तो ऐसा दे दो. तो ऐसा भी नहीं हो सकता. सो आप लेस ओपन मेथड्स भी जो है ना, आप उन्हें अडॉप्ट नहीं कर सकते ऑफ सर्कुलेटिंग द लेटर्स. पर्सनल कैनवासिंग और कैनवासिंग फॉर क्लाइंट्स ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयर थ्रू हेल्प ऑफ एम्प्लॉइज आर ऑल्सो नॉट परमिटेड. The exceptions are there. Personal canvassing or canvassing for clients of previous employer, बराबर कि नहीं, canvassing for clients of previous employer through help of the employees are also not permitted. तो ना आप खुद कुछ कर सकते हो कैनवासिंग ढूंढने के लिए, लोग देना मेरे को काम दे, ऐसा फोर्स नहीं कर सकते. ना ही आप आपके एम्प्लॉयज को बोल सकते हो कि भाई मेरे लिए जा काम ढूंढ के लेके आ, क्योंकि कल चल के आप क्या बोलोगे, मैं थोड़ी गया था, मेरा एम्प्लॉय गया था काम ढूंढने के लिए, वो तो बेवकूफ है. बराबर कि नहीं, उसको क्या समझ में आता है. तो भाई ऐसा भी नहीं है, ना तुम कर सकते हो ना तुम्हारे एम्प्लॉयज के द्वारा तुम करवा सकते हो. बट इसमें अलाउड क्या क्या है, जो हमने बात करी, एक सीए दूसरे सीए से काम मांग सकता है. सो वन सीए टू अनदर सीए, ओके, गुड गुड, या अलाउड. नाउ दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अ मेंबर में एडवर्टाइज चेंजेस इन पार्टनरशिप और ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, change in address of practice and telephone numbers. There should be limited to bare statement of fact and consideration is given to the appropriateness and the area of distribution of the newspaper or magazine or the number of insertions. मतलब पहले क्या बोला कि आप एडवर्टीजमेंट या नोट इन प्रेस नहीं दे सकते हो, पर्सनल कैनवासिंग भी आप नहीं कर सकते हो, चलो ठीक है. बट इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, क्या क्या अलाउड है आपको, तो ये इधर एक्सेप्शंस में लिखा है कि विल टेल यू व्हाट ऑल थिंग्स आर व्हाट अलाउड, व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन डू. सो इसमें क्या बोल रहा है वो कि भाई एक सीए
दूसरे सीए से काम मांग सकता है, ये तो हमने ऑलरेडी बात कर ली थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। बट उसके बाद क्या बोल रही है यहां पे, आप जरा ध्यान दीजिएगा कि अ मेंबर में एडवर्टाइज व्हाट चेंजेस इन व्हाट पार्टनरशिप। भाई कोई पार्टनर ऐड हो गया है, कोई पार्टनर रिटायर हो गया है, या हमारी फर्म डिसॉल्व गई, पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा ना उसको। या कभी कभी आपके टेलीफोन नंबर्स चेंज हो गए, आपका एड्रेस चेंज हो गया है, तो आप वो बता सकते हो, बट उसके अंदर वो क्या बोलता है कि बॉस इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू व्हाट द बेयर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, मिनिमम उतने फैक्ट्स ही आपको देने हैं, उससे ज्यादा नहीं। समझ में आया? मतलब आपने तो पेपर में एडवर्टीजमेंट दोगे, फ्रॉम ए वी आर नाउ शिफ्टिंग टू प्लेस बी, पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया, एक बड़ा बड़ा एडवर्टीजमेंट कि भैया हम जो है ना ए ऑफिस से बी ऑफिस शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि यार हमारे पास इतना काम है, ड्यू टू द ह्यूज वर्क, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सो मेनी क्लाइंट्स एंड विद द लव वी आर प्रोवाइडिंग सो मेनी सर्विसेज, so we now need to shift to from office A to office B। तो भाई क्या कर रहा है, तो तू तो इनडायरेक्ट सॉलिसिटेशन ही कर रहा है ना, आग्रह कर रहा है ना लोगों को, बराबर कि आ जाओ अभी विजिट टू द न्यू ऑफिस, इट्स वेरी बिग। इधर क्या बोल रहा है इसमें, विजिट आर न्यू ऑफिस। जैसे आप लोग देखते हैं ना कोई नया स्टोर खुलता है, डू विजिट, एक बार तो आइए हमारे इस नए दुकान में, विजिट आर न्यू ऑफिस। अरे बताओ बच्चों, ऐसा चलेगा क्या यार? बहुत देर हो गया आपने कुछ बोला नहीं, ऐसा चलेगा क्या ऐसा उसको बोलने का कि भाई वो बोल रहे विजिट आर न्यू ऑफिस? चलेगा क्या ऐसे? आ जाओ कभी हवेली पे, आओ आओ कभी हवेली पे, नया ऑफिस खोला है आपके लिए, बहुत काम है उधर, नया फोन नंबर लिया, एक बार कॉल करके देखो, फिर हम आपको बताएंगे हम क्या सर्विसेज देंगे। तो ऐसा थोड़ी है भाई, ऐसा नहीं चलेगा। सो नॉट अलाउड, सो यू शुड ओनली स्टेट व्हाट द फैक्ट्स। सो चेंजेस आर अलाउड, चेंजेस के बारे में आप पब्लिसिटी, मतलब आप क्या बोलते हो उसका, एडवर्टीजमेंट आप कर सकते हो, यू कैन एडवर्टाइज फॉर व्हाट चेंजेस, बट वो चेंजेस में यू जस्ट हैव टू स्टेट व्हाट, स्टेट बेयर फैक्ट्स, बराबर, स्टेट व्हाट बेयर फैक्ट्स, क्लियर है एकदम? या आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, अ मेंबर इज ऑल्सो परमिटेड टू इशू अ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। ये बहुत बारी इंस्टीट्यूट वेरी चालाक ब्रो, वो क्या बोलता है, क्लासिफाइड्स आप दे सकते हो, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट दे सकते हो, इधर इन द जर्नल or newsletter of the institute intended to give information of sharing professional work on assignment basis or seeking partnership or salaried employment of the accountancy, provided it contains only what the accountant's name, address, telephone, fax number, email address, or addresses of social networking sites। सो इंस्टीट्यूट के जर्नल में अलाउड है, मतलब इन ICAI जर्नल और इन ICAI न्यूज लेटर, दिस इज व्हाट इज अलाउड। बट उसमें भी आप सिर्फ क्या नाम बोलने का, एड्रेस बोलने का, टेलीफोन नंबर, फैक्स, ऐसा। However, mere factual position of experience and area of specialization relevant to seek response to the advertisement are permissible। Relevant to seek response is permissible। कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या आपको? सो इधर क्या बोला, इंस्टीट्यूट के जर्नल में
आप क्या कीजिए, जरा बात ध्यान को सुनिए। इंस्टीट्यूट के जर्नल में अब देखो, मैं सीए हूं, कैरेक्टर्स लेते हैं कुछ, मैं सीए हूं, मुझे काम चाहिए, मुझे काम चाहिए, मैं परेशान। तो मैं क्या करता हूं, इंस्टीट्यूट के इस जर्नल में क्या करता हूं, एडवर्टीजमेंट देता हूं, बराबर। मैं इंस्टीट्यूट के जर्नल में मैं क्या करता हूं, मैं अपन करेंगे उसको डिस्कस वो, ठीक है ना। पहले अभी इंस्टीट्यूट के जर्नल की बात करेंगे। सो ये जो है ना, ये इस जर्नल में क्या हो रहा है, मैं मेंशन कर रहा हूं कि मुझे काम दीजिएगा, आई एम सीकिंग वर्क, तो अलाउड है। बट इसमें मैं बोल सकता हूं कि मैं सीए हूं, पिछले 5 साल से जॉब कर रहा था, ऐसा वैसा, ये जर्नल में इधर अलाउड है। फर्स्ट इंस्टेंस समझा कि आपको अगर काम चाहिए तो काम के लिए आप जर्नल या न्यूज़लेटर में रिक्वेस्ट कर सकते। बढ़िया है एकदम। अगर आप सीए फर्म हो और आपको लोग चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, सैलरीड पर्सन चाहिए, या आपके पास काम बहुत है, आप किसी दूसरे के साथ काम शेयर करना चाहते हो, भाई आप इसके अंदर डिटेल्स डाल सकते हो। और उस काम पाने के लिए आपको कैसे लोग चाहिए या आपका क्या एक्सपर्टीज है, वो काम पाने के लिए अगर आप आपका एक्सपर्टीज बता रहे हो तो इट इज अलाउड। जस्ट इट इज शुड बी रेलेवेंट टू सीक रिस्पॉन्स, रेलेवेंट टू सीक रिस्पॉन्स टू द एडवर्टीजमेंट, अलाउड। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया आपको, एडवर्टीजमेंट एंड नोट इन प्रेस। यस नो बोलो, समझ में आया तो इसको रीड करो, फिर आगे बढ़ते हैं। पूरा रीड करो वो पॉइंट, एडवर्टीजमेंट एंड नोट इन प्रेस, ताकि एग्जाम में कैसे लिखेंगे उसके लिए वो अपने को पढ़ना है। चलो आगे बढ़ते हैं यहां से। अभी नेक्स्ट पॉइंट,
सो अभी फर्स्ट पॉइंट हम सबको ये समझ में आ चुका है कि सर क्या करना है अपने को, कि सर जी अपन को एडवर्टीजमेंट करना है, नोट इन प्रेस देना है, तो हम लोग ये ऐसा काम नहीं कर सकते, बट अगर करना है तो ये किसके किसके लिए अलाउड है, तो एक सीए दूसरे सीए से काम मांगता है उसके लिए अलाउड है, बराबर है। फिर उसके बाद आपको दिखता है कि और ये जो लिंक्डइन वाला क्वेरी था ना बेटा, ये इधर क्लियर होता है कि रिक्वेस्ट फॉर अनदर सीए, बराबर, बट उसमें भी बेयर मिनिमम फैक्ट्स होने चाहिए, चेंजेस के बारे में बता सकते हैं, और ऐसे है कि जर्नल में भी आप एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन फॉर एम्पैनलमेंट, बराबर के नहीं, फॉर अलॉटमेंट ऑफ ऑडिट एंड अदर प्रोफेशनल वर्क। एम्पैनलमेंट में क्या कहता है कि यहां पे इस अलाउड, ये एम्पैनलमेंट मतलब आप जैसे अभी इधर समझते हो, अभी जैसे रिसेंटली एक एमईएफ का फॉर्म आया अपना, सीए अपडेट एमईएफ, मल्टीपल एम्पैनलमेंट फॉर्म 2324। सो ये क्या है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमिटी हैज होस्टेड अ मल्टीपर्पस एम्पैनलमेंट फॉर्म एमईएफ का। बता देता हूं तुमको, ये सब चीजें काम में आएगी फ्यूचर में, मैं नहीं बताऊंगा, ऑडिट का टीचर नहीं बताएगा तो कौन बताएगा दोस्त, ये पता होनी चाहिए, ठीक है ना। सो मल्टीपर्पस एम्पैनलमेंट फॉर्म आता है फॉर द ईयर 23-24। सो योर कॉम्प्लीमेंट्री 12 मंथ्स, ऐसा ऐसा ऐसे ये तो अलग है ये, बट एमईएफ कंटेन्स एमईएफ, ऐसा एमईएफ अपडेट, तो इंस्टीट्यूट ऐसा मल्टीपर्पस एम्पैनल फॉर्म, ऐसे बहुत सारे आपको इंस्टीट्यूट से आते रहते हैं ऐसे। तो मल्टीपर्पस एम्पैनलमेंट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि आप एक ही उस एप्लीकेशन से बैंक्स के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए, अलग अलग जगहों के लिए आप क्या हो जाते हो, एम्पैनल हो जाते हो, बेस्ट है एकदम। सो क्या होता है, थोड़ा बैकग्राउंड में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट कंपनीज, कॉर्पोरेशन, कोर्ट्स, दे प्रिपेयर पैनल फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉर अलॉटमेंट ऑफ ऑडिट एंड अदर प्रोफेशनल वर्क। बोलो एक पैनल मेंटेन करते हैं, पैनल मतलब एक लिस्ट मेंटेन करते हैं, पैनल मतलब क्या बोलते हैं, एक लिस्ट मेंटेन करते हैं, ठीक है ना, कि बाबा क्या काम है, कैसे ये, कि उनको काम दे देंगे। तो ऐसे केस में इस बात का थोड़ा ध्यान रखना कि वेयर एग्जिस्टेंस ऑफ सच पैनल इज विद इन द नॉलेज of a member, he is free to write to the concerned organization to request to place his name on the panel. जब दुनिया को पता है, when the world knows कि बाबा ऐसा पैनल मेंटेन हो रहा है, existence is within the knowledge, तो he is free to write, मतलब then he is allowed कि अगर आप ऐसा पैनल मेंटेन कर रहे हो, आपके जानकारी में है, और आपके मतलब जानकारी मतलब ये पूरी दुनिया जानती है इसको कि यार ऐसा ये लोग पैनल मेंटेन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है ये तो गुरु। तो ऐसे केस में आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि माननीय महोदय, आप हमारी फर्म का नाम आपके पैनल में जोड़ दीजिएगा, ऐसा हमें समझ में आया है कि आप एक पैनल मेंटेन कर रहे हो, बैंक, कोर्ट, बराबर की नहीं, गवर्नमेंट कंपनीज, कॉर्पोरेशंस, इंस्टीट्यूट्स, तो प्लीज जरा हमारा नाम भी तो इसमें डाल दीजिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। समझ में आया आपको? बिल्कुल सर समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो बहुत बढ़िया चल रहा है ये तो। बट इसमें दिक्कत कहां है, दिक्कत की बात करते हैं। It would not be proper for chartered accountants to make roving inquiries by applying to any such organization for having his name included in such panel. समझा क्या? मतलब आप समझिए फिर से, हम क्या नहीं कर सकते, बार बार उन्हें फोन करके, हेलो तुम पैनल मेंटेन करते हो क्या, ओ भैया पैनल, हेलो पैनल तुम मेंटेन करते हो क्या,
सर नहीं चलेगा। दूसरा, अरे सर वो आप पैनल मेंटेन करते थे ना, वो समझ में आया, हमने वो एक एप्लीकेशन भी भेजा था हमारा नाम पैनल में दर्ज करने के लिए, अभी तक हुआ नहीं, वो कुछ पैनल पे कुछ कंफर्मेशन नहीं है। सर पैनल का अभी तक, सर पैनल का, अरे भाई रोविंग इंक्वायरीज का मतलब क्या होता है, आप समझ रहे हैं बात को? रोविंग इंक्वायरीज मतलब आप जो है ना, ये ऐसा कंटिन्यूअसली आप नहीं कर सकते, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक ऐसा आप पूछताछ पूछताछ नहीं कर सकते रहे, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत। सो रोविंग इंक्वायरीज का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस इंक्वायरीज आप नहीं कर सकते, तो ये सॉलिसिट होता है, ये फोर्स होता है, और ये बात तो भैया नहीं चलेगी, ये हजम नहीं होगी ये बात। समझ में आया आप सबको? बिल्कुल सर। इट इज परमिसिबल टू कोट फीस ऑन इंक्वायरीज, कोट फीस ऑन इंक्वायरीज रिसीव फ्रॉम सच बॉडीज विच मेंटेन व्हाट सच पैनल। वो पैनल पे आपका नाम दर्ज हो गया, फिर उसके बाद उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट करी कि भैया आप फीस कितना कोट करते हो, तो फिर आप कोट कर सकते हो, आपको चार्जेस आपके बता सकते हो। क्या दोस्तों एम्पैनलमेंट में आप आपका नाम दर्ज करा सकते हो? तो सर जी हाँ, इसका आंसर है यस। बट अगर आप उन्हें फोर्स करोगे कि मेरा नाम दर्ज कराए, या बार बार आप उन्हें पूछेंगे कि क्या आप पैनल मेंटेन करते हैं, तो ऐसा नॉट। सेकेंड पॉइंट क्लियर है क्या? लेट्स गो अहेड नाउ। टेंडर्स, एडवर्टीजमेंट, सर्कुलर्स। अगर कोई भी टेंडर, एडवर्टीजमेंट या सर्कुलर आया है, तो आप उसे रिस्पॉन्ड कर सकते हो। किसी ने एडवर्टीजमेंट किया है, किसी ने सर्कुलर निकाला है, किसी ने टेंडर भेजा है, तो भैया हम तो रिस्पॉन्ड कर ही सकते हैं ना। ये समझा गया? पहले बेसिक हेडिंग समझो भाई। अगर ऐसा कुछ है तो क्या हम लोग वो टेंडर को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं क्या? अलाउड है कैसा? हाँ। तो यू आर बेटा नॉट प्रोहिबिटेड टू रिस्पॉन्ड टू द टेंडर्स मेड बाय यूजर्स ऑफ प्रोफेशनल, subject to condition from time to time, and now you know the condition. Open for a allowed exclusively, but no minimum fees prescribed, not allowed, minimum fees prescribed, allowed। पता ये वाला जो पार्ट है, रीड कीजिए इसको, ये गाइडलाइन है, वो कंडीशन हमने उसमें ऑर्डर में भी पढ़ा, पढ़िए उसे। डन। चलो नेक्स्ट, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट और सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये ध्यान से पढ़ना। ईएमडी का फुल फॉर्म लिख लो पहले आप, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट या सिक्योरिटी डिपॉजिट।
The council is of the view that while interference with practices prevailing in requirement of EMD deposit is not required, however, on having received complaint instance of exorbitant deposit, ethical standards board may look into it. A cost sheet be maintained by members of the institute responding to the tenders, incorporating details of the cost being incurred, therein having regard to the number of persons involved, hours to be spent, etc., so that the same may be called by the institute for the perusal. ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां से. चलिए, क्या बोलते हैं इसको, जो है ना अपन अभी यहां से ये डी से आगे जितने भी क्लॉजेस है, ये बच्चों इसको कल कंटिन्यू करते चलेगा, क्योंकि क्या है, ये नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि किसमें क्या पढ़ा था, किसमें क्या नहीं पढ़ा था. सो वी कंटिन्यू दिस टुमारो. बुक्स, आर्टिकल्स, ग्रीटिंग कार्ड्स फास्ट फास्ट पढ़ा के मतलब नहीं इसको. और फिर ये क्लॉज 6 खत्म हो जाएगा. देखो इसमें 2-3 बड़े क्लॉजेस, मतलब 6-7 ये बड़ा क्लॉज है, ये इसको समझना बहुत जरूरी. 6 और 7 ये मेन है, बाकी सब फिर एकदम ऐसा चुटर पुटर छोटे छोटे क्लॉजेस है, वो बहुत क्विक हो जाते हैं. सो इन 2 सेशंस मे बी टुमारोज एंड डे आफ्टर टुमारो, वो 2 सेशन में अपना क्या हो जाएगा, ये जो है पार्ट 1 खत्म हो जाएगा. उसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, तो ये और बहुत क्या बोलते हैं उसको, शेड्यूल 1 खत्म हो जाएगा. फिर शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 देखेंगे, वो तो और छोटे हैं. ठीक है. एंड इन द मीन टाइम देखो, आप लोग आपका जो फर्स्ट इनिशियल चैप्टर्स है, ये मेरे साथ इस कदर पढ़ना है आपको कि आपको ये एक ही बार पढ़ना है और इसको खत्म करना है. प्रोफेशनल एथिक्स को 17 से 20% वेटेज है इस पूरे चैप्टर को, इकलौते चैप्टर को. तो सिर्फ नाम के लिए इसको भगा नहीं सकते, फटाफट पढ़ा नहीं सकता हूं मैं, क्योंकि इसका 15 से 20 नंबर का वेटेज है पूरे 100 नंबर के पेपर में. मजाक नहीं कर रहा हूं, फैक्ट है ये. तो रोजाना बस आपको 2 घंटे मेरे साथ ये देना है, साथ में उसको खत्म करना है. सिलेबस खत्म हुआ है ऐसे ही समझो आप. और बाकी जितने भी आपके चैप्टर्स हो गए हैं, 17 चैप्टर्स, तो उसको आप रिवाइज करते रहना. क्वेश्चन बैंक में आपके साथ शेयर कर ही रहा हूं चैप्टर वाइज. ठीक है. और बस पढ़ाई जारी रखना है इसकी. तो रिवीजन भी करना है सर, ये भी करना है जो आपके इश्यूज है. तो बस 2 आवर्स इन द इवनिंग यू स्टे विथ मी, इसको खत्म करेंगे. एंड फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बैंक वगैरह बाद में फिर इन द मंथ ऑफ मार्च वी विल डिस्कस. ओके. सो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेने का उसको. थैंक यू वेरी मच गाइस. बाय बाय, टेक केयर.